हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये आपका जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है और उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। ओके, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति जो है वो मानवीय समाज जो है उसकी बहुत अमूल्य एक निधि है ना, प्रॉपर्टी के जैसी है। और वर्ल्ड की कोई भी संस्कृति हो वो अमर कही जा सकती है, वैसे ही भारतीय संस्कृति जो है वो भी उसकी प्रेस्टीज है, जो उसकी शाइन है ना, उसकी चमक जो है, उसकी आभा जो है वो बहुत टाइम से स्टेबल बनी हुई है, पुराने टाइम से स्टेबल बनी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है उस पर अलग अलग एरिया है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां जो है उनमें निवास करते हैं। और उन अलग अलग भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण क्या है, उनकी संस्कृति जो है वो भी अलग अलग है और उसने कई समाजों को भी जन्म दिया है। ठीक है, तो उनका जो अपना लंबा जो ये पुराना बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें भारत के जो निवासी है उन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था और संस्कृति का विकास किया है जो अपने आप में क्या है, बहुत अनूठी है और विश्व की अलग दूसरी जितनी भी संस्कृतियां और समाज व्यवस्था है उससे वो भिन्न दिखती है। तो हमारे देश के जो महापुरुष हुए हैं या जो तीर्थ स्थान है, जो प्राचीन कलाकृतियां हैं, अगर हमारे धर्म की बात करें, हम भारत में जितने धर्म पाए जाते हैं या दर्शन जो है और जितनी सामाजिक संस्थाएं पाई जाती है, भारतीय समाज और संस्कृति की जो ये सजग लोग हैं, है ना, उन्होंने इस देश की संस्कृति को अमर बनाने के लिए, विख्यात बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम यहाँ पे उन्हीं समाज की संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं विशेषता प्राचीनता और स्थायित्व है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भारत की संस्कृति क्या है, और भारत की संस्कृति जो है और समाज व्यवस्था जो है वो विश्व की बहुत पुरानी संस्कृति है और समाज व्यवस्था भी बहुत प्राचीन है। अगर हम यूनान की बात करें, रोम की बात करें या मिस्र की बात करें तो है ना, उनकी और भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और समय के साथ क्या है, विश्व की ये जितनी भी पुरानी संस्कृतियाँ हैं ये तो ख़त्म हो गई और समय के प्रवाह में जाने से बह भी गई और उनके अवशेष ही बचे हैं सिर्फ। मिस्र की जो प्राचीन संस्कृति है उसमें जो पिरामिड्स हैं उनका जो निर्माण किया गया था, है ना, पितरों को मूर्ति बना के रखा जाता था। लेकिन अब ये सब क्या है, ये सब हिस्ट्री की बातें हो गई है। लेकिन आज भी क्या है, भारत में वैदिक धर्म को हम मानते हैं और आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों को तन्मयता के साथ यज्ञ और हवन में हम उपयोग लेते हैं, ब्राह्मण उनका उच्चारण करते हैं। आज भी विवाह वैदिक रीति से ही होता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, जाति व्यवस्था हो, संयुक्त परिवार प्रणाली हो, वो आज भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। गीता, महावीर और बुद्ध के जो उपदेश हैं, है ना, जो हम भागवत गीता पढ़ते हैं, है ना, उनके जो भी उपदेश है वो भी आज ही भी इस देश में जीवित हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, है ना, पतिव्रत, ये सब क्या है, धर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा, ये सब जो हैं और इनके जो इनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है वो आज भी भारत में मौजूद हैं और भारत के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, के निरंतरता की बात हो रही है। ठीक है, और सहिष्णुता की बात कर रहे हैं हम कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक महान विशेषता है उसकी कि वो सहिष्णुता उसमें है। भारत के सभी धर्म, जाति, प्रजाति, संप्रदाय जो भी है उनमें उदारता है, सहिष्णुता और प्रेम भाव पाया जाता है और किसी के भी प्रति उनमें कठोरता या द्वेष नहीं होता है। हमारे यहाँ पे समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ है और सभी को फलने फूलने का अवसर भी मिला है। किसी भी संस्कृति का यहाँ पे दमन नहीं किया जाता और न ही किसी भी समूह पर कोई संस्कृति
थोपी जाती है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की संस्कृतियां समान रूप से विद्यमान होती है, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध जो हैं इनकी अपनी अपनी, इन धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं वो बनाए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, विविधता और एकता पाई जाती है। यहाँ पे उसमें समन्वय होता है, उसमें आध्यात्मवाद होता है, धर्म की प्रधानता होती है, अनुकूलनशीलता होती है ना, वर्णाश्रम की बात करेंगे हम, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये एक विशेषता है, इसकी बात करेंगे। तो विविधता में एकता और उसके साथ साथ समन्वय, आध्यात्म, इन सब की भी बात करेंगे। तो विविधता में एकता अगर हम देखें तो उसमें यह है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता ही यही है, विविधता में एकता, कि हमारे यहाँ पे कई भाषाएं प्रचलित हैं, धर्म है, विभिन्न तरीके के धर्म है, कई जातियाँ हैं, भौगोलिक पर्यावरण अलग अलग है, बहुत सारी जनसंख्या है, प्रजातियाँ अलग अलग है, जनजातियाँ अलग अलग है। तो उनके आधार पे बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे यहाँ पे मौजूद है, फिर भी उनमें हमको एकता देखने को मिलती है। भारत में विविधता में एकता को देखने के लिए कुछ मौलिक विशेषताओं को भी देखना ज़रूरी है, और भारतीय समाज और संस्कृति की अपनी जो मौलिक विशेषताएं हैं उन्हीं के कारण आज तक भी वो यहाँ पे जीवित है और विश्व में इस संस्कृति को, इस समाज को, है ना, सम्मान और आदर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि सार्वभौमिकता, है ना, सार्वभौमिकता कहने का मतलब ये सब जगह विद्यमान होती है। ठीक है, अब सार्वभौमिकता में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो ये दृष्टिकोण है वो वैश्विक रहा है, और वसुदेव कुटुंबकम मतलब सारा विश्व एक परिवार है, उसकी अवधारणा में ये विश्वास करता है। और इसी तरीके से सह अस्तित्व की अवधारणा जो है वो भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में ही नहीं है बल्कि उसके बाहर भी ये देखने को हमको मिलती है। ठीक है, फिर आध्यात्म और भौतिकता की हम बात करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि धर्म की प्रधानता है, आध्यात्मवाद है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि आध्यात्मवाद की अगर हम बात करते हैं, अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है, और भौतिक सुख और भोग विलासा जो होती है ना, भोग विलास जो है वो कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर जो है उसी के महत्व को एक्सेप्ट किया गया है, और शारीरिक सुख की जगह पे मानसिक और आध्यात्मिक जो सुख होता है, जो आनंद होता है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। धर्म और आध्यात्मिकता जो है उसमें भारतीय समाज और वो धर्म और आध्यात्मिकता जो है वो भारतीय समाज और संस्कृति की आत्मा है। इससे भोग और त्याग का जो समन्वय है वो हमको देखने को मिलता है। ये जो आध्यात्मवाद है इसने सहिष्णु प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है। फिर हम बात करते हैं कि भौतिकता या धर्म की प्रधानता, भौतिकता में समन्वय। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो उदार और सहिष्णु प्रकृति है, और उसी के कारण उसमें कई संस्कृतियों का समन्वय हमको देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति वो समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपने अलग अलग अस्तित्व को समाप्त करके एक विलीन हो गई है, और भारतीय संस्कृति में जनजाति, हिंदू, मुसलमान, शक, हूण, ईसाई, है ना, सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है, उसमें एकता की स्थापना हुई है और उनका समन्वय हो गया है। जो ये हिंदू मुसलमान है, तो अगर हम बात करें कि मुसलमानों के संपर्क में आने से दीन-ए इलाही धर्म पनपा, मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत में आध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद का उसमें मुस्लिम संस्करण हुआ है ना। तो ये जो मकबरे वगैरह बनाकर उनकी पूजा अर्चना जो की जाती है वो सभी कुछ भारतीयों की ही देन है, भारतीय संस्कृति की ही देन है ना। और संगीत विरोधी इस्लाम में जो ये पीर पैगंबरों की भक्ति भारतीय कीर्तन का ही रूपांतरण मानी जाती है। राम और रहीम, कृष्ण और करीम, ये सब क्या है, ये एकता स्थापित करके महापुरुषों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म के समन्वय करने का ये प्रयास किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि धर्म की प्रधानता। तो भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, धर्म के द्वारा ही मानव जीवन जो है उसके प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है ना। और उसके साथ ही साथ क्या है कि धर्म जो है उसके द्वारा जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, और भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की हमको स्पष्ट छाप देखने को मिलती है।
धार्मिक जो ये कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमको भारतीय जो संस्कृति है उसको साथ लेके चलना पड़ता है। और भारतीयों का धर्म जो है वो संकुचित धर्म नहीं है, वो मानवतावादी धर्म है। सभी जीवों का कल्याण, उसमें क्षमा, दया, इन सब में विश्वास किया जाता है। और भारतीय धर्म जो है वो प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए वो सबकी भलाई में विश्वास करता है। फिर इसके अलावा भी निष्कर्ष के पहले हम ये देखेंगे कि इसके अलावा भी और विशेषताएं हैं, जैसे अनुकूलनशीलता, मतलब भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशील जो प्रकृति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें क्या है कि समय के साथ साथ परिवर्तन हुए हैं और वो बहुत क्षमतावान रहे हैं। भारतीय परिवार जो होते हैं, जाति, धर्म, संस्थाएं जो हैं, समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रहती है और यही कारण होता है कि उनका विघटन और पतन होने के अपेक्षा क्या होता है, वो रूप परिवर्तित होते रहते हैं और नष्ट होने से भी बचते हैं। फिर बात करते हैं हम वर्णाश्रम की, कि भारतीय संस्कृति एक विशेषता ये भी रही है कि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था रही है। समाज में श्रम विभाजन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की गई थी। ब्राह्मण समाज की बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक माने जाते थे, क्षत्रिय शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। इस तरीके से उन सबका अपना अपना महत्व था और कार्य थे। फिर 4 आश्रम कहे गए हैं मनीषियों के द्वारा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनका भी अपना अपना विभाजन किया गया है और इनके अनुसार व्यक्ति अपने काम करता था। फिर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक विशेषता रही है कि भारतीय संस्कृति में क्या है कि कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और ये माना गया है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलता है। भारत में जो व्यक्ति है उनकी आत्मा को अजर अमर माना जाता है और ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि मरने के बाद वो कोई किसी न किसी योनि में जन्म लेता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्म क्या रहे हैं। फिर सर्वांगीणता एक विशेषता देखने को मिलती है, पुरुषार्थ एक विशेषता देखने को मिलती है। सर्वांगीणता ये है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति जो विशेष हैं, है ना, इनका संबंध क्या है, किसी जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, बल्कि समाज के उस पक्ष से होता है और उसके निर्माण में राजा, किसान, मजदूर, है ना, शिक्षित, अशिक्षित, ब्राह्मण, देशी, विदेशी सभी लोगों का और विभिन्न धर्मों का, महापुरुषों का, सभी का योगदान है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। फिर पुरुषार्थ की बात आती है कि पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को पूरा किया जाता है और ये क्या होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हीं को 4 पुरुषार्थ माना गया है। और यहाँ क्या कहा गया है कि धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से किया जाता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। अर्थ का मीनिंग क्या होता है, सभी साधनों से जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमको कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। काम व्यक्ति की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता की पूर्ति है ना। फिर मोक्ष तो व्यक्ति जो है वो इन सब कर्मों से निवृत्त जब होगा तब वो अच्छे कर्म करेगा, तब वो मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ क्या है, पूर्ण संतुष्टि, ठीक है। फिर यज्ञ और ऋण और यज्ञ की बात कही गई है, संस्कारों की बात कही गई है कि ये भी हमारी भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता है कि हिंदू जीवन व्यवस्था जो है उसमें व्यक्ति पे 5 तरीके के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ है उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए वो दूसरों का ऋणी होता है। वो देवता, ऋषि, माता पिता, अतिथि, पशु पक्षियों तक का भी ऋणी है। मतलब ये है कि इनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करके वो इन सब ऋणों से छुटकारा पाता है। फिर हम बात करते हैं कि संस्कार, तो संस्कार का मीनिंग क्या है, शुद्धिकरण से। मतलब भारतीय संस्कृति जो है उसमें व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने और उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार जरूरी होता है, ठीक है। और परिष्कार या शुद्धिकरण जो है उसके लिए कई संस्कार होते हैं। भारतीय जो धर्म है उसके अंदर संस्कार देखने को मिलते हैं और वो हम आगे लेक्चर्स जो हैं उनमें पढ़ेंगे। वो होते हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, है ना, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये जो होते हैं, इन संस्कारों के उद्देश्य क्या होते हैं, एक विशिष्ट स्थिति और आयु में व्यक्ति को अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना।
फिर जाति व्यवस्था की हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, जाति व्यवस्था जो है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है और उसी के बेस पे क्या है, संपूर्ण समाज जो है वो कई छोटे बड़े उपविभागों में बटा हुआ है। जाति जो है वो किससे, सदस्यता से जन्म लेती है। हर एक जाति जो होती है उसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है और जाति के खान पान और सामाजिक जो सहवास के नियम है उनको पालन करना बहुत आवश्यक होता है। फिर संयुक्त परिवार प्रणाली की बात आती है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है वो भी एक विशेषता रही है। क्यों? क्योंकि इसका भारत में पुराने टाइम से प्रचलन रहा है। इसमें 3, 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और अपनी उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे पूजा वगैरह में एक साथ भाग लेते हैं और सभी सदस्य जो होते हैं वो एक वयोवृद्ध जो मुखिया होता है उसके अधीन होते हैं, है ना। और भारत की कृषि व्यवस्था ने भी इसी प्रणाली को, भारत की कृषि व्यवस्था जो है उसी ने इस संयुक्त परिवार प्रणाली को जन्म दिया है। तो इस तरीके से ये हमने कुछ भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं देखी है और इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में अनेक विशेषताओं को लिए हुए है और पूरी भारतीय समाज जो है वो आज भी अपने ऊंचे आदर्श और मूल्यों के लिए पहचाना जाता है और उसी से उसको वर्चस्व मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने भारतीय विशेषताओं की बात की है, फिर हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है विविधता में एकता के। ये तो विशेषताएं हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति की क्या विशेषताएं रही है। अब उसमें है कि विविधता में एकता क्या है। तो भारत में विविधता में एकता जो है वो बहुत प्रसिद्ध कंसेप्ट रहा है, फेमस अवधारणा है और ये बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे भारत में कई धर्म है, कई विभिन्न संस्कृतियाँ आई हुई है और कई भाषाओं का उपयोग किया जाता है ना। खान पान में बहुत विभिन्नता है, रहन सहन में विभिन्नता है, लेकिन फिर भी इतना सब अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इन सब में एकता देखने को मिलती है। तो ये विविधता में एकता का मीनिंग क्या होता है कि अनेकता में एकता, मतलब कई ऐसे वर्ष है और कई वर्षों से ये जो अवधारणा है इसको इसमें भारत हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता में एकता देखने के लिए मिलती है बहुत स्पष्ट रूप से। क्यों? क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे के बिना आहत किए हुए कई धर्म, नस्ल, संस्कृतियाँ और परंपराएं लोगों को एक साथ जोड़े रखते हैं। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता, मतलब भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश होते हुए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि विविधता में एकता वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और आज भी ये गुण जो है वो हमारी भारत की पहचान बना हुआ है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो विविधता में एकता है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है। पुरानी परंपराएं जो है उनसे आया है। हमारे यहाँ पे हम विविधता में एकता में देखते हैं कि हमारे यहाँ भाषा संबंध में विविधताएं हैं, हमारे यहाँ जो धर्म है, सामाजिक संस्कृति है ना, उन सब में हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम जो ये हमने विशेषताएं देखी उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उसमें कई समाज हैं, कई संस्कृतियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, कई भाषाएं हैं, कई ऐसे अलग अलग खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये सब कुछ है। कई छोटे छोटे ऐसे समुदाय हैं जिनमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। इन सब के बावजूद भी भारत क्या है, एकजुट होकर काम करता है और सब एक साथ रहते हैं, उसे विविधता में एकता झलकती है। और इन विशेषताओं के साथ साथ विविधता में एकता जो है वो भी भारतीय संस्कृति को विदेश में प्रसिद्ध करती है। ठीक है, तो आज हमने भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में देखा और ये देखा कि विविधता में एकता क्या होता है। नेक्स्ट हम सांस्कृतिक बहुलवाद जो है, बहुलतावाद जो है ना, कल्चरल, उसकी बात करेंगे। देन फिर उसके बाद में धर्म और सामाजिक एकीकरण क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।